नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने किसान समस्याओं को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, किसने भूमि के बदले भूमि देने का किया आग्रह और कहां नाबालिग लड़की के गायब होने की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचे परिजन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। किसान समस्याओं को लेकर सपा नेता व पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने प्रदेश योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सांड किसानों की फसलों को खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं लोग सांडों के हमले से चोटिल हो रहे हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 26 अक्टूबर को शहर के गांधी पार्क में सत्याग्रह करेंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मांग की कि सांड के हमले में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने चाहिए। गोंड महासभा के जो जिला का संगठन है वो जिला अध्यक्ष आशीष कुमार जी को हम लोग सभी संगठन द्वारा अखिल भारतवर्षीय गोंड समाज द्वारा घोषित किया जाएगा और इनको आगे मजबूती से गोंड समाज की लड़ाई में हर जगह अग्रसर इनका सब हम लोग सहयोग करेंगे। अभी माननीय विधायक जी के द्वारा गोंड समाज की समस्याओं को लेकर जो मुख्यमंत्री के निधि सचिव हैं एसपी गोयल जी, हम उनके पास पत्र देकर आए हैं। आगे भी हम गोंड समाज की लड़ाई आशीष जी के साथ मिलकर इनका पूरा सहयोग करेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अवध क्षेत्र का महामंत्री बनाया गया है। इसके नाते मैं सरकार में भी हूँ, लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूँगा। जहाँ गोंड समाज की बात आएगी मैं उसकी लड़ाई हमेशा तत्पर लड़ता रहूँगा। चल रहा है नया संगठन बना हुआ है। संगठन नया नहीं है, पुराना चल रहा है। संगठन में केवल ऊर्जा देने का हम लोग काम कर रहे हैं और संगठन का पूरे प्रदेश में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगे धीरे धीरे और हम संगठन को ऊर्जा देंगे और संगठन आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे प्रदेश में चल रहा है। शुभ नाम आपका क्या है? हरिभजन गोंड, क्षेत्रीय महामंत्री अवध क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। नई ऊर्जावान आशीष कुमार को जिला अध्यक्ष किया गया। वो अपनी ऊर्जा का साथ इस समाज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे। जो हम सबकी वास्तविक समस्या है गोंड जनजातीय समूह उपजातियों के बारे में, जिसका लिखा पढ़ी बराबर चल रहा है। अभी शीघ्र ही गोंड जनजातीय समूह उपजातियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विधायक जी के माध्यम से प्रपत्र गया है। अन्य जनपदों से भी जा रहा है, क्योंकि गोंड जनजातीय समूह की 9 जिलों का सर्वेक्षण शासन स्तर से कराया गया, लेकिन आज तक उसका प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा गया। जबकि भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन उसको दबा करके रखा गया है। हम लोग एक साथ यहाँ बैठक करके अन्य जनपदों संपर्क करते हुए शासन प्रशासन मिल करके अपने दबाव डालेंगे। हमारी जो उपजातियाँ हैं गोंड कमेटी की, उसको भारत सरकार के पास भेजा जाए और उसके साथ जोड़ दिया जाए, जिससे हमारी सारी समस्याओं का निराकरण हो सके। इस उद्देश्य से आज ये प्रथम चरण का कार्यक्रम है। इस तरह लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक हमको सारी सुविधा मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होता। हम लोग बैठने वाले नहीं और अन्य जनपद में भी चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। सुल्तानपुर में भी चल रहा है, अम्बेडकर नगर में चल रहा है, उसके बाद आजमगढ़ में भी कार्यक्रम चल रहा है, कुशीनगर में भी है, देवरिया है और सिद्धार्थनगर में हर स्थान चल रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्थान से मिल करके शासन प्रशासन के निगरान को त्यागने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गोंड, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अयोध्या जनपद का रहने वाला हूँ। इस PWD के ऑफिस में हम लोग अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का एक जनपद स्तर का अधिवेशन है और जिसमें जिले के अध्यक्ष श्री आशीष जोन जी को हम सर्वसम्मत से नियुक्त किए हैं और इसके बाद अन्य पदाधिकारियों का चयन जो है आशीष जी अपने विवेक के अनुसार करेंगे। और चूँकि काफ़ी ये एक तरह से नवीनीकरण हो रहा है। इसके पहले भी हम लोग थे, लेकिन आज चूँकि काफ़ी दिन से हम लोग बिल्कुल ऊर्जा समाप्त हो गई थी, लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग बिल्कुल नई जनरेशन हमारी इस मैदान में आ रही है और इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे समाज गोंड समाज की समस्याओं का निस्तारण हो। और अभी कुशीनगर में अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के बैनर तले GST प्रकोष्ठ की एक बहुत बड़ा बैठक हुआ था, जिसमें श्री हरिभजन जी मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और हम अपनी समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप एक समय लेना चाहते हैं कि हम अपने
एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वहाँ मिलकर अपने जाति की समस्याओं को समझेंगे, जिससे हमारा जाति प्रमाण पत्र सुगमता से बनना शुरू हो जाए। इसी उद्देश्य से आज राजू जी के नेतृत्व में PWD के इस कार्यालय में हम लोगों की बैठक संपन्न हुई। कहाँ इस बैठक में जनपद अम्बेडकर नगर से मैं हूँ, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ और जनपद अम्बेडकर नगर का रिटायर्ड शिक्षक का महामंत्री भी हूँ और अखिल भारतवर्षीय गौण महासभा में प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ। और यहाँ पर कुछ लोग बाराबंकी के हैं, एक आध हमारे भाई बड़ा सौभाग्य है सुल्तानपुर के भी आए हुए हैं और अम्बेडकर नगर से 4-6 लोग हैं। और इसके बाद धीरे धीरे कार्यकारिणी का जब विस्तार होगा तो हम इनकी बैठक यहाँ आहूत करेंगे और समस्त लोगों पर चर्चा करेंगे। मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के संदर्भ में 3-4 दिन पूर्व सम्मानित समाचार पत्रों में खबर छपी कि विश्वविद्यालय अपनी जमीन निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जबरा मारे रोए नदी वाली स्थित है। शासन ने अवध विश्वविद्यालय की भूमि कैबिनेट में ज़बरदस्ती पास कर लिया है कि विश्वविद्यालय हमें निःशुल्क दे रहा है, जबकि ना तो हमारी कार्य परिषद ने पास किया है, ना राज्यपाल ने ऐसा कुछ पास किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कांग्रेस की सरकार में बड़ा आंदोलन हुआ था, लोकसभा में पर्चा फेंका गया था। आज जितनी हमारी ज़मीन ली जा रही है और ज़मीन के बदले जो ज़मीन नहीं दे रही है सरकार, तो हमारी स्थिति जो है महाविद्यालय से भी कम हो जा रही है। सरस्वती माँ का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में एयरपोर्ट बन रहा है, तमाम चीज़ें बन रही हैं, उसका स्वागत है। लेकिन आपको याद होगा कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जब जलाया गया तो हमको गुलामी झेलनी पड़ी थी। तो हमारी अपील है योगी सरकार से कि शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए जो ज़मीन ली जा रही है, हमारी सारी ज़मीन ले लीजिए। हमारा विश्वविद्यालय भी तिरछा मिर्चा रेलगाड़ी के डिब्बे जैसा है, हमको एक मुश्त कहीं ज़मीन दे दी जाए। मेरी मांग है कि भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के बगल जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का फार्म हाउस है, जिस पर अलाभकारी है कृषि विश्वविद्यालय के लिए, वो ज़मीन हमको दे दी जाए, हमारी सारी ज़मीन ले ली जाए। और ये आंदोलन फैजाबाद के सारे लोगों से मेरी अपील है, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जनप्रतिनिधि, आम आवाम से, कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और योगी जी से मांग करें कि कृपा करें शिक्षा के मंदिर को बचाएं। मैं ओम प्रकाश सिंह हूँ, अवध विश्वविद्यालय कार्य परिषद का पूर्व सदस्य और अवध विश्वविद्यालय पुरातन छात्र सभा का अध्यक्ष भी हूँ। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। अवध विश्वविद्यालय पुरातन सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री से अवध विश्वविद्यालय को भूमि के बदले भूमि देने का आग्रह किया। पुरातन छात्र सभा का आरोप, सरकार विश्वविद्यालय को नहीं दे रही उचित मुआवजा। पुरातन छात्र सभा की सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग, विश्वविद्यालय को मिले सर्किल के हिसाब से उचित मुआवजा और भूमि के बदले भूमि। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन करने अयोध्या पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब शांति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब निषाद विराज और राम जी की विचारधारा से 2022 में दोबारा सत्ता में आएंगे। कहा कि जितनी सीट भाजपा ने निर्धारित की है उससे ज्यादा जीत कर देंगे। कहा कि राम राज्य की कैबिनेट में निषाद राज थे तो क्यों न हम लोग सत्ता में पहुंचेंगे और पुनः राम राज्य लाने का काम करेंगे। 2019 में आ गए तो आज देखो बिना खून खराबे के शांति से मंदिर बन रहा है। बहुत प्रसन्न हमारा समाज, पूरा देश प्रसन्न है कि जहाँ शांति फैलती थी मंदिर कहाँ से बन रहा है। अब निषाद राज और राम की विचारधारा 2022 में सत्ता में परिवर्तित दोबारा फिर होगी। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में लड़ाई हो, मतलब फिर सुना जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सीट निर्धारित की है वो हम उससे अधिक जीत कर देंगे। और जो कैबिनेट में जो इतिहास था कि राम निषाद राज के राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तब राम राज आया था, तो पुनः हम लोग सत्ता में 2022 में निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से पहुँचेगी और फिर पुनः राम राज लाने की कहानी। 2019 में हाथी लाठी 786 ये तीनों एक हो गए थे 2019 में, लेकिन डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े हो गए। अब देखो सपा अपना, बसपा अपना, मुसलमान, यादव और उनको जो टिकट दिया वो इकट्ठा हुआ। फिर भी ये मछुआरे 160 सीटें जो निषाद बाउल हैं, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं, 40 सीटें मैंने लोकसभा में 2019 में दिया था। 2022 में ये 403 विधानसभाओं में 15,000 20,000 वोट हमारे हैं। शहरों में नदियाँ किनारे शहर हैं, वहाँ बसे हुए हैं, इनको कोई पूछता नहीं था। इनका जो उनकी रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, ये जितनी छीनने वाले लोग हैं उनसे
सत्ता छीन लिया। कभी कांग्रेस ने 70 साल इन्हें धोखा दिया, इनकी फाइल गायब कराई आरक्षण की, 70 देख लो कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गया। सपा बसपा ने भी कभी पिछड़ी से निकालते हैं, बहन जी स्टे लेती हैं। हम ऑलरेडी अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेट है। अभी मैं पहली बार सदन से पहुंचूंगा तो जो सेवा जितने अधिकारी कर्मचारी देश में हैं, चाहे पुलिस हो चाहे विभाग में हो, उनका स्किल टेस्ट होना चाहिए, उनका एक साइको टेस्ट होना चाहिए कि उसका सोच क्या है समाज के प्रति। सेवा भाव है, पैसा कमाना है कि अहंकार है कि वर्दी का अहंकार है, ये सारी चीज़ें साइको टेस्ट करके उन्हें अवसर दिया जाए तो शायद समाज को सेवा मिले और फिर। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। बदायूं में नाबालिग लड़की के गायब होने की शिकायत लेकर बगैरैन पुलिस चौकी पहुंचे परिजन तो दरोगा ने कहा पहले जमा करो रुपए। बच्ची के पिता कहते हैं कि शिकायत लिखवाने पुलिस चौकी गए तो दरोगा बोला तेरी बेटी को खोजने में बहुत रुपए का खर्च आएगा, अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो शिकायत क्यों दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में थाना वजीरगंज की बगैरैन चौकी पुलिसिया तानाशाही और मनमानी का मामला सामने आया है। 26 सितंबर से एक नाबालिग लड़की घर से गायब है। इस बात की शिकायत जब परिजनों ने पुलिस से की तो बगैरैन पुलिस चौकी के दरोगा ने कहा कि लड़की को ढूंढने के पैसे लगेंगे, जब तक रुपए के इंतजाम नहीं करोगे तब तक लड़की को हम नहीं ढूंढ सकते। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एक बार भी बेटी को खोजने का प्रयास नहीं किया, उल्टा हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी बच्ची गायब है, थाने में घूस नहीं दे सकते, इसलिए बच्ची को पुलिस वाले नहीं ढूंढ रहे। हम गए थे तहरी देने, उन्होंने तहरी नहीं पहुंचाई, फिर गुम कर दी। गुरुवाजी हमसे कह रहे कि पैसे जाए, हम क्या कैसे जाए, पैसे नहीं दोगे तो किराया तो खर्च गाड़ी का, तो लड़की को ढूंढने जाएंगे। आपने और किसी अधिकारी से शिकायत की है अभी? नहीं, ऐसो से क्या कह रहे हैं ऐसो? वो ये कह रहे थे बताओ क्या करें, मैं ले गया लड़की के ले गए, बोले चुपचाप बैठे रहो, घर पे बैठो, बता मिल जाएगी इसमें। बदायूं से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय ठूठीबारी बॉर्डर खुलने को अटकलें दूर हो गई हैं। आदेश आते ही रविवार की सुबह एसएसबी ने बैरियर उठा दिया और दोनों देशों के नागरिकों का होने वाली सामान्य आवागमन एक बार फिर से शुरू हो गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते दोनों देशों ने विगत 23 मार्च 2020 से बॉर्डर पर सामान्य आवागमन पर पाबंदी लगा दी थी। करीब 18 माह बाद भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों के लिए आवागमन बहाल हो गया है। ऐसे में अब पूर्व की भांति अपने निजी वाहनों को कागजी औपचारिकता पूरी होने व कोविड-19 नियमों के तहत RT-PCR रिपोर्ट होने पर नेपाल में प्रवेश करने को मिलेगा। वहीं बॉर्डर खोलने से सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों ने पटाखा फोड़कर एक दूसरे को मिठाई भी बांटी और खुशी का इजहार किया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आदित्य पटवा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।